हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसको हम इस चैप्टर के बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला है कि उनका टेस्ट वगैरह है और शायद आप लोगों के अगले महीने से एग्जाम्स भी होंगे, तो इसीलिए मैं पहले ये चैप्टर 5 जो है वो पढ़ा दे रही हूँ। और ये चैप्टर 5 जो है ये हमारे पिछले चैप्टर से लिंक्ड भी नहीं है, क्योंकि पिछला चैप्टर हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये हमारा है पॉलिटी से रिलेटेड, या जिसको हम नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं या राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका चैप्टर है ये। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है उसको समझो कि सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है कि जो भी इंसान 18 की उम्र का हो चुका है या 18 से ज़्यादा की उम्र का है, उसको वोट देने का राइट है, मत देने का अधिकार है। मत यानी कि अपना वोट देना और अधिकार मतलब कि उसका अधिकार है, ठीक है। तो मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का राइट। और भारत की निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? इलेक्शन वगैरह जो होते हैं उनको कंडक्ट कराने की पूरी व्यवस्था होती है निर्वाचन प्रणाली। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है वो एक कोट के साथ में शुरू होता है, जैसा कि हमारा हर चैप्टर शुरू हुआ है। तो ये है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का कोट और नवंबर 1949 का है। कब का? ये संविधान सभा में बहस चल रही थी उस समय का है, ठीक है। संविधान सभा जो थी वो हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए कुछ समय के लिए बनाई गई थी। तो इसी सभा ने जो है वो संविधान बनाया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया। तो उसमें बहस वगैरह चल रही थी, बातचीत जो होती है, उसी में ही अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कुछ बात बोली और वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो भारत ने आम व्यक्ति पर अपार विश्वास प्रकट करते हुए, इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मल पीपल हैं, आम व्यक्ति जो है भारत देश का जो नागरिक है, उस पर भारत ने विश्वास प्रकट किया। मतलब कि ये चीज़ समझ पाया हमारा भारत या हमारे संविधान सभा के लोग या जो संविधान बनाने लोग थे, वो ये बात समझ पा रहे हैं कि भारत का जो आम नागरिक है, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, ये लोग भी जो है वो राजनीति में भाग ले सकते हैं। इन लोगों को भी वोट देने का अधिकार है, ये बात ये समझ पा रहे हैं। तो इन्हीं लोगों पर विश्वास प्रकट करते हुए और लोकतांत्रिक शासन की परम सफलता प्राप्त करते हुए, लोकतांत्रिक शासन क्या होता है? आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, है ना, या लोकतंत्र सुना होगा। तो ये क्या होती है? इसमें जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि फिर देश के लिए काम करते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार की बात हो रही है। तो लोकतांत्रिक शासन की सफलता प्राप्त होती है भारत को, और आम व्यक्तियों पर विश्वास भी जताया भारत ने, ठीक है, कि वो लोग भी जो है वो राजनीति में अच्छी तरीके से भागीदारी ले सकते हैं, वो अच्छी तरीके से कोई भी फैसला ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं वो समझदारी से, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार का सिद्धांत स्वीकार किया भारत ने। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वही कोई भी इंसान जो वयस्क है यानी कि 18 साल की उम्र का हो चुका है, उसको मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। तो ये वाला सिद्धांत भारत ने जो है वो अपनाया, ठीक है। इससे पहले विश्व इतिहास में कभी ऐसा साहसिक प्रयोग नहीं किया गया था। इसका मतलब क्या है कि और किसी भी देश ने इतनी जल्दी सभी लोगों को ये मत देने का अधिकार नहीं दिया था। भारत जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, है ना। और उस समय पर ज़्यादातर लोग गरीब थे, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं थे और देश भी नया नया आज़ाद हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने सभी वयस्कों को, जिनको हम अडल्ट्स भी बोलते हैं, सभी अडल्ट्स को उन्होंने, जो कि 18 साल की उम्र के हैं, उनको वोट देने का राइट दिया, अधिकार दिया। जबकि ऐसे किसी देश ने किया नहीं, और देशों को ये देने में 100 साल 200 साल लग गए सभी लोगों को बराबर वोटिंग राइट देने में, ठीक है। जैसे यूरोप और अमेरिका की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर कौन वोट दे सकते थे पहले? वहाँ पर अमीर लोग, जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस देते हैं, और जो महिलाएं हैं ना, उनको तो वोट देने का अधिकार था ही नहीं। ना ही गरीब लोगों को, ना ही मजदूरों को इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इन सभी लोगों को इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ा था। लेकिन भारत ने आज़ाद होते ही
जैसे ही संविधान लागू होता है 1950 में, वैसे ही ये अधिकार दे दिया सभी वयस्क लोगों को। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो। इसीलिए इसको साहसिक प्रयोग बोला गया, क्योंकि किसी भी और देश ने ऐसा काम नहीं किया कभी भी। उन्होंने ये काम जो है वो धीरे धीरे किया था, और समानता बिल्कुल भी नहीं थी। ना उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट वगैरह दिए थे, ना ही गरीबों को दिए थे, ना ही जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी नहीं दिए थे उन्होंने। तो ये चीज़ डिफरेंस देखी जा रही है कि भारत ने ऐसा कदम उठाया कि सभी लोगों पर, आम लोगों पर विश्वास जताया। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स दिए गए हैं। 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसके समय पर प्रमुख समाचार पत्रों के शीर्षक हैं। शीर्षक मतलब कि हेडलाइन जो होती है, जैसे यहाँ पे आपको ये पेपर में हेडलाइन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लोकसभा क्या है पहले आप वो समझो। ठीक है, लोकसभा जो है, देखो यहाँ पर पहले, सबसे पहले देखो पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट, या जिसको हम बोलते हैं संसद, ये संसद क्या है? ये पूरे देश के स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर जो है वो कानून बनाती है, जो कि पूरे देश में लागू होते हैं। क्लियर हुआ? तो इसी संसद के ना 3 अंग होते हैं, या 3 पार्ट होते हैं, यानी कि ये 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, एक होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, जिनको हम राष्ट्रपति भी बोलते हैं। तो एक अंग ये होते हैं पार्लियामेंट का। एक होती है लोकसभा, ठीक है, और ये लोकसभा क्या है? इसमें जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, डायरेक्टली जनता से चुने हुए यहाँ पर प्रतिनिधि आते हैं। और एक होती है यहाँ पर राज्यसभा, और इस राज्यसभा में डायरेक्टली जनता से चुने हुए लोग नहीं आते, यहाँ पर जो है वो राज्य चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो मतलब कि लोगों का जो सदन है वो लोकसभा है, इसके नाम में ही आ रहा है लोक, यानी कि लोगों वाली सभा। तो लोग जो चुनकर भेज रहे हैं वो है लोकसभा। ठीक है, मतलब इस सदन में, लोकसभा में लोगों के चुने हुए लोग बैठेंगे, प्रतिनिधि बैठेंगे, और राज्यसभा में राज्य चुनकर भेजेंगे इनको। ठीक है, इनको डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुना जाएगा राज्यसभा में जो लोग बैठेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले लोगों को हम सांसद बोलते हैं। ये बात भी आप याद रख सकते हो, सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एमपी बोला जाता है। तो ये कुछ टर्म है, जब आप इनको सुनोगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, तो पार्लियामेंट इन 3 अंगों से मिलकर बनी है, ये अंग हैं। लेकिन पार्लियामेंट के हाउस, यानी कि जिसको हम सदन बोलते हैं, वो ये लोकसभा और राज्यसभा ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई हाउस थोड़ी है। प्रेसिडेंट में कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आकर बैठेगा? कोई नहीं। इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन बोले जाते हैं, यानी कि हाउस बोले जाते हैं। और प्रेसिडेंट अलग हो गए। प्रेसिडेंट जैसे देखो, इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत करो आप। अगर ये बात होती है कि पार्लियामेंट के अंग कितने हैं, पार्ट कितने हैं, तो 3 हैं, जिसमें प्रेसिडेंट शामिल है। अगर ये पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट या संसद के सदन कितने हैं, हाउसेस कितने हैं, तो यानी कि इसका आंसर होगा 2। ठीक है, ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। तो लोकसभा, राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट क्या है, और सांसद क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा के ही चुनाव हुए थे, मतलब पूरे देश के स्तर की बात हो रही है। जो संसद का जनता वाला सदन है, उसके चुनाव हो रहे हैं 2024 में। ठीक है, ये लेटेस्ट चुनाव हैं। अगले जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो अब होंगे 2029 में, क्योंकि हर 5 सालों में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हेडलाइंस हैं, आप उनको समझ सकते हो। ये सिर्फ समझने के लिए हैं। आई थिंक इनसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन अगर बन जाता है तब भी अगर आप समझ लेते हो तो आपको याद रहेगी। ठीक है, तो इंडिया ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 64.2 करोड़ लोगों ने वोट किया था लोकसभा पोल्स में। पोल्स मतलब कि इलेक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के इलेक्शन जो हुए थे 2024 में, उसमें कितने लोगों ने वोट दिया? लगभग 64 करोड़। ठीक है, और ये कौन बोल रहे हैं? ये सीईसी राजीव कुमार बोल रहे हैं। सीईसी मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं? ये होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तुम्हारे एक तरीके से चेयरमैन बोल सकते हैं। जैसे हमने हिस्ट्री में क्या देखा था, राजा होता था तो वो अपनी राज्य की गद्दी पर बैठता था, वैसे ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई जिसको हम बोलते हैं, इसके राजा कौन है, यानी कि इसकी गद्दी पर कौन बैठेंगे? तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि बदलते रहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ईसीआई के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होती है क्या नहीं होती है। तो देखो,
बात क्या कही जा रही है कि इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया, इतने लोगों ने जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, वोट किया था, ठीक है। तो इतने करोड़ लोग जो वोट कर रहे हैं भारत में, तो ये जो है वो हमारे भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी माना जाता है, क्योंकि हमारे पास ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट। फिर है कि 66% वुमेन इलेक्टर्स जो हैं, इलेक्टर मतलब कि वोट देने वाले लोग, ठीक है। तो 66% ऐसे इलेक्टर थे जो विमेन थी, मतलब महिलाएं थीं, और उन्होंने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में वोट किया। अब ये जो जेंडर गैप है वोटिंग में, वो कैसे क्लोज हुआ, मतलब कि कैसे कम हुआ ये, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। जेंडर गैप का मतलब क्या होता है, मेन और वुमेन के बीच का जो गैप हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पहले ज़्यादातर जो पुरुष होते थे वही ज़्यादातर वोट करते थे, ठीक है। महिलाओं के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि जहाँ पर वोट दिया जाता है वहाँ पर जाने की उनको सुविधा नहीं होती थी, घर वाले भी नहीं जाने देते थे, और ये मतलब उनका जो है राजनीतिक जागरूकता भी नहीं थी उनमें, तो उनको रोका भी जाता था इन सारी चीज़ों से। तो ये जेंडर गैप क्रिएट होता है कि एक जेंडर जो है, मतलब पुरुष जो है, वो तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो तो वोट दे रहा है ज़्यादा, लेकिन वुमेन कम वोट दे पा रही हैं। तो ये चीज़ धीरे धीरे कम देखने को मिली, क्योंकि 66% वुमेन इलेक्टर्स ने वोट किया, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये विमेन का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर बढ़ रहा है। क्लियर हुआ, ये आर्टिकल हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल है कि ईसीआई जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि वोट करवाती है हमारे देश में, ठीक है। वोटिंग का मतलब जो सिस्टम वगैरह बनाएगी कि कहाँ पर कितने वोट होंगे, पूरी वोटर लिस्ट जो बनाएगी वो ईसीआई बनवाती है। तो ये फोकस कर रही है ब्रिजिंग गैप्स में, मतलब जो गैप बना हुआ है, अभी हमने जेंडर गैप देखा था, मतलब कि मैन और विमेन के बीच का जो गैप है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गैप है वो है अर्बन रूरल वोटर पार्टिसिपेशन का। मतलब अर्बन यानी कि शहर वाले जो वोटर हैं वो ज़्यादा होते हैं, और रूरल मतलब कि जो गांव वाले वोटर होते हैं वो कम होते हैं। तो ये क्या क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ। तो इसी गैप को ब्रिज करना, मतलब इसी गैप को भरने की कोशिश कर रही है ईसीआई। क्लियर हुआ। आगे हम आर्टिकल देखते हैं, जनरल इलेक्शंस जो कि 2024 के हुए थे। जनरल इलेक्शन मतलब आम जो चुनाव होते हैं, नॉर्मल चुनाव, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, होम वोटिंग, मतलब घर पर बैठकर इंसान वोट दे सकता है, लेकिन कौन देगा, हर कोई नहीं दे सकता। जो एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स मतलब कोई जैसे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, जैसे 85 साल से भी ज़्यादा का बुजुर्ग है, जो नहीं जा सकता वोट देने के लिए केंद्र तक, तो उसके लिए घर पर ही वो सिस्टम जो है वो बनवाया जाएगा। कोई जो है दिव्यांग व्यक्ति है, मतलब जिसे हम हैंडीकैप्ड भी बोलते हैं या विकलांग वगैरह बोलते हैं, जो जिन लोगों के लिए केंद्र तक जाना मुश्किल होगा और वोट डालना मुश्किल होगा, तो उन लोगों के लिए भी होम वोटिंग की सुविधा करवाई जाती है ना। ये आपने पहली बार सुना होगा शायद। तो ये पैन इंडिया में एक्सटेंड करवाया गया पहली बार, कब, 2024 में। जैसे कि आपको इस फोटो में ये देखने को मिलेंगी, इनके हाथ जो हैं थोड़े से ये केपेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इनके घर पर ही ये जो है गई हैं और ये जो है वो वोट डाल रही हैं। ये चीज़ यहाँ पर शो करी जा रही है। अब कौन सा हमारा आर्टिकल रह गया, ये 4 तो हो गए, अब लास्ट ये रह गया है कि फ्रॉम गिर फॉरेस्ट फॉर लोन वोटर्स। मतलब जो गिर के जंगल हैं, गिर कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। वहाँ पर एक अकेला जो भी वोटर है, उस अकेले वोटर से लेकर इंडो बांग्ला बॉर्डर, इंडो का मतलब है भारत की बात हो रही है, बांग्ला का मतलब है बांग्लादेश की बात हो रही है, तो उन दोनों का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो गांव लोकेटेड हैं वहाँ तक की बात हो रही है। अब इस पूरी लाइन का मतलब समझो, गिर फॉरेस्ट में जो अकेला वोटर है वहाँ से लेकर इंडो बांग्ला बॉर्डर के विलेजेस तक। हाउ ईसी कंडक्ट्स पोल्स एट रिमोटेस्ट, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से पोल्स यानी कि इलेक्शन करवाती है रिमोटेस्ट जगहों पर और इनएक्सेसिबल जगहों पर। रिमोटेस्ट मतलब कि जो बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं। इनएक्सेसिबल यानी कि जैसे वहाँ की ज्योग्राफी काफ़ी मुश्किल है, जैसे खड़ी खड़ी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, घने घने जंगल हैं, ऐसे होते हैं इनएक्सेसिबल प्लेसेस। तो जैसे रिमोट का मतलब क्या होता है, जैसे आप टीवी का रिमोट चलाते हो दूर बैठकर, तो वही मतलब है रिमोट यानी कि दूर एरिया की बात हो रही है, कोई बहुत दूर एरिया है, ऐसी जगह पर है जहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे एरिया तक में जाकर हमारी इलेक्शन कमीशन जो है वो वोट करवाती है, ठीक है।
चाहे वो एक सिंगल वोटर ही क्यों ना हो, उसके लिए भी वहीं पर वोटिंग व्यवस्था करवाई जाती है। तो थोड़ा सा हम इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको इंडिया का मैप जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर गिर फॉरेस्ट से लेकर इंडो बांग्ला बॉर्डर की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ सबसे वेस्ट में है हमारा स्टेट जो कि गुजरात है। क्लियर हुआ, ये आपने देखा। और यहीं पर ही है गिर फॉरेस्ट, यहाँ पर है। ठीक है, गिर के जंगल हैं, गिर नाम की जगह है ना यहाँ पर, इसीलिए। तो यहाँ से लेकर जो इंडो बांग्ला बॉर्डर है, मतलब भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर, ये कंट्री आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से ये बनता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे गांव वगैरह लोकेटेड हैं। तो यहाँ तक जाकर इलेक्शन कमीशन वोट करवाती है, इतने पूरे एरिया में, और नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक हर जगह पर वोट करवाती है इलेक्शन कमीशन। तो ये आपने समझ ली ये लोकेशन। ठीक है, अब हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल हो गए हैं ख़त्म। अब आगे बढ़ने से पहले, वैसे आगे अब 3 क्वेश्चंस ही हैं, आप जो है वो इंडिया का पूरा जो पॉलिटिकल मैप है, मैं आपको वो मैपिंग करवा देती हूँ, क्योंकि अब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, कितने हैं वो, और कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य है। ठीक है, तो आपको जो है वो ये मैपिंग आनी चाहिए। क्लियर हुआ ना। तो सबसे पहले देखो, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है वो डायरेक्टली यहाँ पर रूल करती है। ठीक है, डायरेक्टली केंद्र से यहाँ पर शासन चलता है, और जो स्टेट होते हैं वहाँ पर राज्य की सरकारें शासन चलाती हैं। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम इन 8 यूनियन टेरिटरीज को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम स्टेट की मैपिंग कर लेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, आप इसको लिखते चलना, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों की आप एक लिस्ट बना लो। ये आपको पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। कोई भी आपसे पूछ ले कि बताओ कितने स्टेट है भारत में, तो बता तो पाओगे ना। तो सबसे पहले लिखो, यूटी की हेडिंग डालो या केंद्र शासित प्रदेश की हेडिंग डालो। इस तरीके से 8 यूटी जो भारत में है। तो सबसे पहली जो है वो आपको यहाँ पर नॉर्थ में देखने को मिलेगी, ये है लद्दाख। ठीक है, ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर केंद्र सरकार डायरेक्टली अपना शासन चलाती है। ठीक है, फिर अगली जो है वो है यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हुआ। इसके बाद में जो अगली यूनियन टेरिटरी है वो है यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के बीच में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चंडीगढ़। ठीक है, इसको लिख लेना आप, ये तीसरी यूनियन टेरिटरी हो गई। अब थोड़ा सा साउथ की तरफ आते हैं, एक ये रह गई हमारी, यहाँ पर जो दिल्ली है ये भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, क्या है दिल्ली, ये यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा साउथ में आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी, पर ये बिखरे बिखरे एरिया हैं। थोड़ा सा समझना क्या है। इसका पूरा नाम है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, तो दमन जो है वो यहाँ पर है गुजरात के साउथ वाले पार्ट में, और यहाँ पर छोटा सा एरिया आपको देखने को मिलेगा जो है दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, एक लोकेशन ये हो गई, एक लोकेशन ये हो गई, और यहाँ पर गुजरात के साउथ में एक आइलैंड है, यानी कि द्वीप जिसे हम बोलते हैं। आइलैंड मतलब क्या होता है, एक लैंड का पार्ट है और चारों तरफ से समुद्र से ये घिरा होता है, चारों तरफ इसके समुद्र होता है, तो वही द्वीप है, जो दीव है वो यहाँ पर लोकेटेड है। समझ गए। तो यहाँ पर है दीव, ठीक है, यहाँ पर है दमन, और यहाँ पर है दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, तो इन तीनों जगहों को मिलाकर बोला जाता है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये पूरी की पूरी एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश है। जगहें ये अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यूटी में हम इनको एक ही यूटी में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या काउंट करते हैं। अब इसके बाद में है अगली यूनियन टेरिटरी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पुदुचेरी। लिखो इसको भी। तो सबसे मेन जो यहाँ पर है ये है पुदुचेरी, आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये यूनियन टेरिटरी भी जो है वो अलग अलग जगहों से मिलकर एक बनती है। जैसे कि केरल, ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर है एक, मतलब स्टेट में नहीं है क्योंकि स्टेट अलग हो गया और यूनियन टेरिटरी अलग हो गई। तो इसी के पास में यहाँ पर आपको माहे जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये माहे भी पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंदर ही आती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा कराईकल, इधर वाली जगह पर लोकेटेड है, ये भी पुदुचेरी का पार्ट है। अब आंध्र प्रदेश में जब आप देखोगे तो यनम नाम की आपको जगह देखने को मिलेगी, और ये यनम भी पुदुचेरी का ही पार्ट है। ठीक है,
तो आप कैसे लिखोगे, देखो पुदुचेरी लिखो पहले तो, ठीक है, ये पुदुचेरी आपने लिख लिया। अब इसके आगे लिख दो कि 4 पार्ट हैं इसके, मतलब 4 जो हैं अलग अलग जगहें हैं। अब वहाँ पर इनके नाम लिख दो, चारों के नाम, ठीक है। एक तो मेन पुदुचेरी, एक लिख दो येनम, और एक कराईकल, और एक माहे। इस तरीके से आप लिख लो इसको, ठीक है। तो ये वाली यूनियन टेरिटरी हमारी कंप्लीट हुई। अब आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। ये भी हमारे भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड्स। आइलैंड क्या होते हैं मैंने अभी बताया ना कि इनके चारों तरफ जो है ये समुद्र आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड भी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके अलावा है आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो अगर हम मैप में देखें तो यहाँ से लगभग इधर वाली सीध में है, ये नीचे की तरफ देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये आपको देखने को मिलेंगे। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये हमने 8 की कर ली मैपिंग, ये तो यूनियन टेरिटरीज हो गई। अब बात करते हैं हमारे 28 राज्यों की, तो इनकी भी मैपिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले नॉर्थ में देखो, नॉर्थ में जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश से साउथ की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेट दिखेगा आपको पंजाब, ठीक है। पंजाब से साउथ में दिखेगा आपको ये है हरियाणा, इस तरीके से फैन की तरह फैला हुआ है, पंखे की तरह, ठीक है। फिर ये वाला स्टेट है उत्तराखंड, क्लियर हुआ। अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ये नॉर्थ वाले स्टेट की हमने बात कर ली। वेस्ट में थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ये जो बड़ा सा स्टेट आपको देखने को मिलेगा ये है राजस्थान, ठीक है। और यहीं के राजपूतों के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा भी, ठीक। फिर यहाँ पर इसके साउथ में है ये गुजरात स्टेट, जिसको अभी हमने देखा था, ठीक है। और यहाँ पर अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश स्टेट, क्लियर हुआ। ज़्यादातर लोग यहीं से ही होंगे। फिर उत्तर प्रदेश के ईस्ट में है यहाँ पर बिहार, ठीक है, एक स्टेट ये हो गया। आपको ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ तो आ रहे होंगे, आई होप सो, क्योंकि मैंने ये पढ़ा रखा है। लेकिन फिर भी छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो जब भी हम मैप देखते हैं तो हमारी डायरेक्शन हमेशा ये रहती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की, ठीक है। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ हमेशा साउथ होता है मैप में, और इधर होता है राइट साइड में ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। बाकी इन डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। हिंदी में बताऊं इनको तो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, और ये है पश्चिम, ठीक है। इनके बीच की जो दिशाएं हैं, तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब आप वापस से आते हैं और अपने मैपिंग हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे स्टेट की मैपिंग चल रही थी। तो यहाँ पर हमने बिहार भी देख लिया था। बिहार से साउथ में ये स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा झारखंड, क्लियर हुआ। और यहाँ पर इंडिया के बीचों बीच में ये स्टेट आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि ये भारत के बीच में ही पड़ता है, मध्य में ही पड़ता है। फिर मध्य प्रदेश के ईस्ट में जब आप देखोगे तो ये स्टेट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है छत्तीसगढ़, लंबा सा फैला हुआ है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ईस्ट में ये स्टेट आपको दिखेगा उड़ीसा नाम का स्टेट, क्लियर हुआ। इसी उड़ीसा में हमने पुरी देखा था। पुरी में जो है वो जगन्नाथ टेम्पल है, उनकी पूजा की जाती है। और उड़ीसा में ही कोणार्क सन टेम्पल बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। फिर उड़ीसा से नॉर्थ में देखो एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं तो नॉर्थ में ये आपको लंबा चौड़ा सा फैला हुआ ये स्टेट दिखेगा इस तरीके से, जो ग्रीन कलर में है ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में यहाँ पर छोटा सा स्टेट आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है सिक्किम। इसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हम निपटा लेते हैं। तो हमने ये वाली यहाँ तक पूरा कर लिया है। अब देखो ये स्टेट दिखेगा आपको, इसका नाम है महाराष्ट्र। और यही महाराष्ट्र से हमने मराठों वगैरह के बारे में पढ़ा था, राइट। फिर महाराष्ट्र से साउथ में आपको छोटा सा एक स्टेट दिखेगा, ये गोवा नाम का स्टेट, ठीक है।
गोवा से ईस्ट में और साउथ में ये आपको दिखेगा यहाँ पर कर्नाटक, जो कि महाराष्ट्र के भी साउथ में ही है। ठीक है, मैं ये आपको डायरेक्शन सिर्फ बता रही हूँ समझने के लिए, आपको ये याद नहीं करना है कि कौन सा स्टेट किसके साउथ में है किसके नॉर्थ में है, ये याद नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोकेशन देखते चलो कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी रटेंगे नहीं, हर चीज़ समझेंगे, और हमें अपने भारत की मैपिंग तो आनी ही चाहिए ना। वहाँ पर मैप में जो है कहाँ पर कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु साउथ में है कि नॉर्थ में, ये तो हमें पता होना ही चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो कर्नाटक से और साउथ में आ जाओ तो यहाँ पर लंबा सा फैला हुआ स्टेट आपको दिखेगा, ये केरला नाम का। क्लियर हुआ। फिर केरला से ईस्ट में देखो, ये तमिलनाडु देखने को मिलेगा। इसी तमिलनाडु में यहाँ पर क्या था, थंजावुर था, और इसी थंजावुर में हमने थंजावुर की पेंटिंग देखी थी, है ना, जो कि मराठों ने डेवलप करवाई थी, और मराठे जो थे वो यहाँ पर रूल कर रहे थे, थंजावुर के मराठे। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखो नॉर्थ में ये स्टेट देखने को मिलेगा लंबा सा, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ। आंध्र प्रदेश से नॉर्थ में तेलंगाना हो गया, ये बीचों बीच में हो गए हमारे सारे स्टेट। कोई रह तो नहीं गया, आई होप कोई नहीं रह गया होगा, बाकी रह गया होगा तो आप देख लेना, मैप आपके सामने है। बाकी ये नॉर्थ ईस्ट को और हम कवर कर ले रहे हैं। यहाँ पर टोटल 7 स्टेट देखने को मिलेंगे आपको। तो ये सबसे नॉर्थ में है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर ये बीचों बीच में आपको स्टेट देखने को मिलेगा, इसका नाम है असम, और इसी असम में अहोम साम्राज्य था, है ना, हमने पढ़ा हुआ है। और ये अहोम लोग आए कहाँ से थे, यहाँ से म्यांमार से आए थे वो, राइट। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है, यहाँ से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इस तरीके से तिब्बत से बहकर आ रही होती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और असम के थ्रू बहकर जाती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, फिर गंगा उसमें मिलती है तो वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आपको ये सब याद नहीं रखना है, मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही जो है यहाँ पर इसी के आसपास में अहोम साम्राज्य था। बाकी एक बैटल लड़ा गया था जिसका नाम था सराय घाट का युद्ध। तो ये कब हुआ था और कहाँ पर लड़ा गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर असम के साउथ में यहाँ पर आपको स्टेट देखने को मिलेगा मेघालय। ठीक, और ये स्टेट आपको दिखेगा त्रिपुरा, ये मिजोरम दिखेगा, यहाँ पर मणिपुर आपको दिखेगा, यहाँ पर नागालैंड दिखेगा। ये छोटे छोटे स्टेट हैं जो कि आसपास में ही लोकेटेड हैं। क्लियर हुआ। तो ये सातों के सातों जो स्टेट हैं ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हैं भारत के। क्लियर हुआ। तो ये हो गए भारत के राज्यों की मैपिंग और केंद्र शासित प्रदेशों की मैपिंग। आई होप सो कि आपको ये समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा ना हम भारत के पड़ोसी राज्यों को और देख ले रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी को भी ये हैवी या ज़्यादा तो नहीं लग रहा है ना, अगर ज़्यादा लग रहा है तो वो स्किप कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इतना जो है वो समझ पाए। बाकी मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हों। आपको रटाना मेरा काम नहीं है, रटाने का काम तो बहुत चल रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले ही ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के वेस्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको कंट्री पाकिस्तान नाम की। ठीक है, तो एक तो इंडिया का पड़ोसी है पाकिस्तान, जिससे भारत की बाउंड्री लगती है। ठीक, और यहाँ पर नॉर्थ में आपको ये छोटी सी बाउंड्री देखने को मिलेगी, ये सिर्फ 104 किलोमीटर की है। ये भी आपको याद नहीं करना है, मैं बता रही हूँ कि लंबी कितनी है ये। तो 104 किलोमीटर की है, लगती किसके साथ में है, अफगानिस्तान के साथ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हुआ है। तो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में या हमारी जो गवर्नमेंट बोलती है वो तो यही बोलती है कि ये इंडिया का पार्ट है, तो इसीलिए इंडिया की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है। लेकिन एक्चुअल में ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हुआ है, जिसको हम POK के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब पाकिस्तान ने जो कश्मीर को कब्जा करके रखा है वो वाला एरिया है ये। तो हमारा पड़ोसी देश एक तो हो गया पाकिस्तान, और अफगानिस्तान भी माना जाता है हमारे भारत के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, पर यहाँ पर आपको ये कंट्री देखने को मिलेगी चाइना। ठीक है, नीचे तिब्बत क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला एरिया था पहले तिब्बत नाम की एक अलग कंट्री थी जिसको चाइना ने कब्जा लिया था। तो इसीलिए यहाँ से डायरेक्टली अब हम चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सब चाइना से बाउंड्री लगाता है, और ये वाला एरिया भी। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगली हमारा पड़ोसी कंट्री है वो है यहाँ पर बीचों बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में है नेपाल नाम की कंट्री। क्लियर। और फिर ये छोटी सी कंट्री दिखेगी, ये भी चाइना और इंडिया के बीच में है, भूटान नाम की। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर है। आपको देखने से ये लग रहा होगा कि
चाइना के साथ में भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लग रही है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो शेयर कर रहा है इंडिया वो चाइना के साथ में शेयर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में हमारी लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो बाउंड्री बनती है ना ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये काफ़ी लंबी हो जाती है। इसी वजह से बांग्लादेश से सबसे बड़ी हमारी बाउंड्री लगती है और अफ़गानिस्तान से सबसे छोटी जो कि सिर्फ 104 किलोमीटर की है। क्लियर हुआ। एक कंट्री रह गई यहाँ पर म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोलते थे इसीलिए यहाँ पर बर्मा लिखा हुआ है। तो इसकी बाउंड्री इस तरीके से हमारे भारत से लगती है यहाँ तक, ठीक है। तो नीचे म्यांमार हो गया। और इसके अलावा एक पड़ोसी देश है, इसकी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती, लेकिन समुद्र से जो है यहाँ से हमारा कनेक्शन रहता है। तो भारत के पास में ये, तो भारत का पड़ोसी देश तो हुआ ही, तो ये है श्रीलंका। क्लियर। तो ये सारे के सारे हो गए भारत के आइलैंड वगैरह हमने देखे, यूनियन टेरिटरी देखी, स्टेट देखे, भारत के पड़ोसी देखे, अलग अलग देश, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैपिंग एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो मैंने सिर्फ इसी वीडियो में ये बताया है और मैं दोबारा इसको समझाऊंगी नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ से हमारी पॉलिटी असली तरीके से शुरू हो जाएगी। अब हमारे 3 क्वेश्चंस और हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा चैप्टर है वो इन्हीं क्वेश्चंस के आगे, इन्हीं के ही अराउंड में घूमेगा। मतलब जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे उनके बारे में ये क्वेश्चंस हमको बताते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे मैंने एक ब्रीफ आपको दे ही दिया है कि जो 18 साल का इंसान होता है वयस्क, यानी कि 18 साल का हो चुका है, अडल्ट हो चुका है, उसको मत देने का अधिकार है, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। इसीलिए सार्वभौमिक भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फिर निर्वाचन प्रणाली क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, मतलब कि इलेक्शन का सिस्टम कैसे होता है, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं वो जानेंगे। भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे कार्य करती है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट एक फ़ोटो और है, चित्र 5.2, इसको मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके समझने के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका मत महत्वपूर्ण है, यानी कि आपका एक एक वोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सरकार बदल सकता है, ठीक है। ये जो लड़का है ये बोल रहा है कि ये सिर्फ मतदान है और कुछ नहीं है, सिर्फ मतदान चल रहा है, वोटिंग चल रही है। यहाँ पर ये बोलती हैं कि मात्र मतदान, क्या ये सिर्फ मतदान है? ऐसा तो नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, ठीक है। लोकतंत्र मतलब जो हमारे भारत की डेमोक्रेसी है, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, उसका सबसे बड़ा उत्सव है, ठीक है, जिसको हम आम चुनाव बोलते हैं, जनरल इलेक्शन बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा उत्सव है हम लोगों के लिए। उत्सव यानी कि फेस्टिवल या त्योहार, ठीक है। उत्सव यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जनता सरकार चुनेगी, ठीक है। करोड़ों लोग इसमें भाग ले रहे हैं और जो सत्ता है ना वो शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली चेंज हो रही है। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था कि कोई भी सुल्तान को कभी भी मारा जा रहा था, है ना। ऐसे ही मुगल एम्पायर में भी हमने देखा था, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा था, अपने फादर को उसने आगरा के किले में बंद करवा दिया था। तो ये सब क्या हो रहा है? ये हिंसा का, वायलेंस का उपयोग किया जा रहा है, तब सत्ता बदल रही है। मतलब तब कुछ भी स्थिर नहीं था। आप सोचो, आप रात में सोए और सुबह जब उठे तो पूरे भारत का जो राजा है वही बदल गया। तो ये चीज़ अब नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर सत्ता एकदम आसानी से, एकदम पीसफुली, बिना किसी लड़ाई के बदल जाती है, जो कि इसीलिए ही इसको उत्सव बोला जा रहा है, ठीक है। ये लड़की पूछ रही है हर कोई इतना रोमांचित क्यों है? रोमांचित यानी कि एक्साइटेड, है ना, इतना उत्साहित क्यों है? तो इसका जवाब यही है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और चुनाव का दिन है और लोग अपनी पसंद की सरकार चुनने जा रहे हैं, इसीलिए वो एक्साइटेड हैं, ठीक है। और हर नागरिक को देश के भविष्य को तय करने का यहाँ पर मौका मिलता है। और मतदान या वोटिंग जो हो रही है वो रोज़ रोज़ तो होती नहीं है, इसीलिए ये एक स्पेशल टाइम होता है, इसीलिए हर कोई यहाँ पर एक्साइटेड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो प्रत्येक मत का आपका महत्व होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो विमेन हैं ये अपनी वोटर आईडी दिखा रही हैं और फिर यहाँ पर इनकी उंगली पर एक निशान बनाया जाएगा और ये फिर वोटिंग देंगी, वोट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये सब के सब लाइन में खड़े हुए हैं वोट देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक व्हील चेयर पर बैठे हुए एक ओल्ड मैन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि चाहे कोई हैंडीकैप्ड हो, चाहे कोई व्हील चेयर वाला पर्सन हो, चाहे कोई विकलांग हो, कुछ भी हो, कोई भी इंसान, ठीक है, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसको वोटिंग का राइट ना दिया जाए। तो ये फ़ोटो अपने आप में फ़ोटो ही नहीं है, काफ़ी कुछ हमको समझा कर जाती है ये फ़ोटो, अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो। वरना अगर रटा जाए तो इसमें से
एग्ज़ाम में से तो कुछ आने नहीं वाला, ठीक है, लेकिन आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है। क्लियर हुआ? ये सारी बातें हो गई चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, शुरुआती की, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक होगा, मतलब जो हमारा पहला टॉपिक होगा, वो होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के ऊपर में, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब तो ज़रूर से करके रख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।